Bohr's atomic models related to problems, and then आपसे रेगुलर रहेगा. So now we have a problem from assignment 1 atomic physics. Atomic physics assignment 1 से question है. Here it is asked E1, E2, E3 be the three energy levels of hydrogen atom. Consider करना है आपको E3 minus E2 divided by E2 minus E1. So what is the value of this ratio? E3 minus E2 divided by E2 minus E1. Okay, देख लेते हैं 2 मिनट में सॉल्व करके इसको. माइनस ओके. तो इट्स सोल्यूशन इज माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर. 1 मिनट में हो जाएगा. यस. सो दिस इज माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर. ये भाई मैं होस्ट नहीं हूँ इसका. अभी मुझे होस्ट बनाया होगा, लेकिन मैं उसमें अब सेटिंग चेंज नहीं कर पाऊंगा. देखता हूँ. लेक्चर नंबर 3 है ये, एटॉमिक फिजिक्स. तो दिस इज 1/9 minus 1/4 upon 1/4 minus 1. So its value is 5/27. Okay, this ratio is 5/27. आ गया सबका? 10 जनवरी और 10 दिसंबर दोनों बार हो गया है. दोनों के लिए ही क्वेश्चन ये लास्ट एक क्लास में शायद हो गया था ये क्वेश्चन, एक में नहीं हुआ है. ओके, एक बैच में हो गया है, एक बैच में नहीं हुआ था ये प्रॉब्लम. सिंपल सा छोटा प्रॉब्लम है. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 45. The electronic ground state of the hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. So the highest possible electronic energy. So highest possible energy. Highest possible energy eigenstate is n is equal to infinite, and it has energy equal to तो हाईएस्ट पॉसिबल आइगन स्टेट जो होगा, आइगन स्टेट या एनर्जी लेवल जो होगा, एनर्जी लेवल दैट इज n इक्वल टू इनफाइनाइट एंड इट्स एनर्जी इज, उसकी एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू E इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट स्क्वायर. वैल्यू इज 0. सो 0 आंसर आएगा इसका. ठीक है. इनफाइनाइट लेवल जो होगा, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, वही हाईएस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है. हाईएस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज n इक्वल टू इनफाइनाइट एंड उसकी एनर्जी क्या होगी, 0. नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये भी शायद एक बैच में सॉल्व हो गया था, एक में नहीं हुआ था. थोड़ा इससे रिवाइज भी हो जाएगा हम लोगों को. Eg अपॉन T. तो T क्या है, G मतलब ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी n इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाय TE. T एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट कौन सा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट. तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट इसमें लेना पड़ेगा. थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 4. And so this value is 13.6 upon 1 square electron volt divided by plus 13.6 upon 4 square electron volt. So this, yes, ये असाइनमेंट सारा भी जाएगा आपको. yes, काइनेटिक एनर्जी इसीलिए प्लस साइन लगाया है. काइनेटिक एनर्जी है इसीलिए प्लस साइन लगाया है. लास्ट क्लासेस में डिस्कस हुआ है मेरा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव में आता है. तो काइनेटिक एनर्जी में प्लस साइन आता है, टोटल एनर्जी में माइनस साइन आता है. मैग्नीट्यूड उसका सेम रहता है, सेम. ये रेशियो हो जाएगा 16:1. ठीक है, 16:1. ये 2018 का क्वेश्चन. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये 2-3 क्वेश्चन दूसरे बैच में, एक बैच में हो गया था शायद, एक में नहीं हुआ था, इसलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर दिया. अब बैच में हमारा डिस्कशन आगे चलेगा, जो कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों बैचेस के लिए. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने जितना डिस्कस किया है दोनों में इक्वल है, दोनों बैचेस में इक्वल डिस्कशन किया है हम लोगों ने. तो नाउ नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा टॉपिक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हम लोग हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम पर फोकस करेंगे अभी. और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा. एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट ट्रांसफर होता है तो कितने वेवलेंथ की लाइट, कितने वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा. So now this is emission spectra where electron jumps from
higher energy level to lower energy level and it emits a photon of energy delta E, E2 minus E1, E3 minus E2. So इस तरह से different different energy levels हमें मिलेंगे. So now इसके डिस्कशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक. So when electron jumps from higher energy level to lower energy level, it emits a photon having energy equal to the difference of energy having जो फोटॉन एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, हैविंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ दीस टू स्टेट्स, दीस टू लेवल्स. तो इन दोनों लेवल्स की जो एनर्जी होगी, इन दोनों एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होगी उसके डिफरेंस के बराबर एनर्जी फोटॉन को मिलेगी. इट एमिट्स ए फोटॉन हैविंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ दीस टू लेवल्स. दिस ट्रांजिशन गिव्स ए स्पेक्ट्रल लाइन. ये ट्रांजिशन हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन देता है, स्पेक्ट्रम में हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन देता है. दिस ट्रांजिशन गिव्स ए स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम. ठीक है. तो स्पेक्ट्रम में हमें एक एनर्जी लेवल्स का जो ट्रांजिशन है वो एक सिंगल लाइन दिखाएगा. लाइन कुछ इस तरह से रहेगी. ट्रांजिशन सपोज ये EI और ये EF एनर्जी लेवल्स में हो रहा है. तो दिस ट्रांजिशन EI इज ग्रेटर देन वेयर, तो जो फोटॉन एमिट होगा इस केस में वो EI माइनस EF के बराबर एनर्जी रखेगा. फोटॉन आप जानते हैं वेव नेचर हमको दिखाना पड़ेगा, एंड फोटॉन की एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन हमने लिखा है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ दिस लेवल्स. एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू EI माइनस EF. EI इज ग्रेटर देन EF. EI हमेशा ग्रेटर देन EF होगा. तो ये दो एनर्जी लेवल्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं. इनमें दोनों में जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ पर रहेगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा. इन दोनों स्टेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का जंप हमें ऑलवेज एक स्पेक्ट्रल लाइन देगा. उस स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व करेंगे. तो एमिशन स्पेक्ट्रा में एक सिंगल लाइन हमें ऐसा दिखेगा. जैसे हम लोगों ने ट्रांजिशन देखा होगा सोडियम के लिए, तो सोडियम के लिए हमें दो लाइंस मिलती है, D1 D2. तो यहाँ पर सिंगल एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलता है इस ट्रांजिशन में, जो कि EI माइनस EF के बराबर एनर्जी रखने वाला फोटॉन लेकर जाएगा. तो दिस इज द स्पेक्ट्रल लाइन. दिस इज द स्पेक्ट्रम वेयर स्पेक्ट्रल लाइन इज अवेलेबल विथ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी. जो भी आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे वही EI माइनस EF से होगा. EI माइनस EF इसकी एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी डिवाइडेड बाय H प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगा. सो दिस इज स्पेक्ट्रम हैविंग वन स्पेक्ट्रल लाइन. ये है स्पेक्ट्रल लाइन. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन. हैविंग फ्रीक्वेंसी. कई बार स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू EI माइनस EF अपॉन H. ये EI माइनस EF अपॉन H हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग एनर्जी डिवाइडेड बाय H कर देते हैं. ठीक है. एंड वेवलेंथ, अगर इसी का वेवलेंथ बताना हो तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन EI माइनस EF. वेवलेंथ क्या होगा, HC अपॉन EI माइनस EF. HC डिवाइडेड बाय चेंज इन एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ दीस टू लेवल्स. तो ये स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगा जिसके लिए हम लोग एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं. और ये किसी स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है जो एमिशन स्पेक्ट्रा है. जैसे हम लोग सोडियम देखते हैं, सोडियम विजिबल लाइन एमिट करता है. D1 D2 पीले कलर का आपने सोडियम लाइट, सोडियम वेपर लैंप देखा होगा. सोडियम वेपर लैंप हैज येलो कलर, तो आप कहते हो कि वहां येलो कलर का फोटॉन एमिट हो रहा है, इसीलिए हमें वो येलो कलर दिखता है. ठीक है. येलो कलर दिखना इसका मतलब है कि आप स्पेक्ट्रल लाइन कुछ ऐसे सोर्स से देख रहे हैं जो कि येलो कलर एमिट कर रहा है, और उसमें जो वेवलेंथ होगी वो येलो कलर की 5800. जब येलो की बात करते हैं, येलो तो आता है वो 5890 एंड और 5896. देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए, शिफ्ट करके दिख जाएगा नीचे भी. एक्चुअली इस स्पेक्ट्रम को तो मुझे नीचे ही दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट पेज पर इसका उतना समझ में नहीं आएगा. सेम पेज पर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखा है, फुल स्क्रीन में देखिए आ जाएगा. तो येलो कलर में जब हम सोडियम वेपर लैंप देखते हैं तो दो वेवलेंथ दिखती है, एक D1 की है, एक D2 की. ये वेवलेंथ आपने अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में डिस्कस की होंगी. तो नाउ नेक्स्ट है, अब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग देखते हैं कितनी सीरीज में ऑब्जर्व होता है. सो नाउ सीरीज ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रा में कितनी सीरीज अवेलेबल है और उनका वन बाय वन डिस्कशन. ओके, सो देयर डिस्कशन एंड जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सब अब लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं. सो नाउ लेट अस डिस्कस द स्पेक्ट्रा.
जैसे आपने यहाँ पर बात किया कि वेवलेंथ निकालनी है और उसमें आपने वेवलेंथ के लिए hc/ei माइनस ef कर दिया, तो सेम उसी तरह का टेक्निक हम लोगों ने जब पहले लास्ट क्लास में बात की होगी तो हमने एक टर्म वैल्यू लिखा था, टर्म वैल्यू, तो टर्म वैल्यू के साथ भी उसको रिलेट कर सकते हैं। सो टर्म वैल्यू के साथ अगर रिलेट करना है तो एमिशन स्पेक्ट्रा में हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, according to Bohr model or Bohr theory, yes, according to Bohr model, term value of energy level having energy EI, having energy EI is, EI जब एनर्जी है तो टर्म वैल्यू क्या होगी, सपोज EI लिख लिया, EI का वैल्यू क्या होगा, EI हम लोगों ने लिखा था माइनस EI अपॉन HC, ऐसा लिखा था कुछ, HC डिवाइड किया था, और जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था EI की वैल्यू पुट करके तो वहां पर हमें माइनस 13.6 आया था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया था, और इसके साथ एक रिडबर्ग कांस्टेंट भी आता है R और अपॉन n स्क्वायर, है ना। 13.6 को जब HC से डिवाइड करते हैं हम लोग, आपको मैं थोड़ा हिंट देता हूं, उसमें हम लोगों ने E अपॉन HC किया था, E की वैल्यू थी माइनस E लगाया था, तो माइनस 13.6 अपॉन HC, और फिर यहाँ पर बाई n स्क्वायर था, तो ये जो वैल्यू होती है ये हो जाता था रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन n स्क्वायर। हुआ था कि नहीं हुआ था? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर HC से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो टर्म वैल्यू का जो एक्सप्रेशन आता था वो आता था रिडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ओके, रिडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई स्मॉल n स्क्वायर, तो उसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको हिंट दे दिया कि एनर्जी के साथ कैसे वो रिलेट हुआ था। सो नाउ हियर वी हैव टर्म वैल्यू इन terms of Rydberg constant R infinite upon ni square. So this is equation 1. Next है term value of energy level. तो यहाँ पर मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये ni है और ये nf, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ni और nf यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा, ओके। सिमरन वीडियो ऑफ कर लीजिए, मैसेज आ रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई स्टूडेंट वीडियो ऑन करता है अपना तो वो मेरा वाला ना दिखाकर कि उस स्टूडेंट का पॉपअप करके दिखा देता है जो वीडियो अपना ऑन करते हैं, ठीक है। तो प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखेंगे, अदरवाइज स्टूडेंट्स को बीच बीच में आपका वीडियो दिखेगा अगर वीडियो ऑन किया है तो, ओके। सो नाउ टर्म वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी EF is EF is equal to R infinite upon NF square, वैल्यू हो गया 2। नाउ the wave number of emitted photon, wave number of emitted photon, तो ये टर्म वैल्यूज भी एक्चुअली वेव नंबर यूनिट में है, आपको पता है कि ये टर्म वैल्यूज वेव नंबर यूनिट में हमने लिख रखा है। तो वेव नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन इसको लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा न्यू बार। अब तक मैंने न्यू बार सिंबल नहीं यूज किया था, अब मैं ये स्पेक्ट्रल लाइन के लिए या फोटोन के वेव नंबर को रिप्रेजेंट में करने में इस वेव नंबर टर्म को न्यू बार को यूज करूंगा। अच्छा, जेड स्क्वायर होता है, बट मैंने आपको याद रखने के लिए हियर आई हैव टेकन हाइड्रोजन एटम, जेड इज 1 फॉर एच एटम। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं डिस्कशन कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम, ओके, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड जेड इन द इक्वेशन, ओके। सो मैं इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एटम का ही डिस्कशन कर रहा हूं, मेरे हेडिंग में भी लिखा है मैंने हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, पहले नहीं बताया था। अरे अच्छा, टर्म वैल्यू वगैरह नहीं पढ़ाया है क्या? नहीं, मैंने बात किया है भाई, पिछली क्लास में डिस्कस हुआ है। तो ये हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के लिए जेड की वैल्यू 1 लिखते हैं। चलिए, जिस बैच में 10 दिसंबर बैच में नहीं बताया सर, अच्छा ठीक है, चलो इसको कर लेंगे बाद में, बीच में बता दूंगा टर्म वैल्यू इज एक्चुअली, चलो ठीक है हो गया। चलिए ठीक है, टर्म वैल्यू अभी बता दूंगा मैं, टर्म वैल्यू जस्ट एनर्जी डिवाइडेड बाय एचसी है। टर्म वैल्यू इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय एचसी, उसको टर्म वैल्यू हम लोग बोलते हैं। टर्म वैल्यू इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू माइनस En अपॉन Hc, यही है टर्म वैल्यू। इससे जब वैल्यू देखते हैं तो ये आता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मल्टीप्लाइड में जेड स्क्वायर भी रहता है, एन स्क्वायर Hc। तो जब ये वैल्यू देखते हैं तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट बन जाता है, R इनफाइनाइट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इतना छोटा सा डिस्कशन है टर्म वैल्यू का। एनर्जी को जब Hc से डिवाइड करते हैं, नेगेटिव साइन को हटाने के लिए एक नेगेटिव और इसमें अप्लाई कर देते हैं, जिससे ये टर्म वैल्यू बन जाए। तो टर्म वैल्यू में R इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रहेगा। यहाँ जेड की वैल्यू 1 लिख दिया क्योंकि हाइड्रोजन एटम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ओके। सो फॉर हाइड्रोजन एटम वी हैव ऑलरेडी टेकन जेड इज 1, तो इसलिए जेड की वैल्यू मैंने यहाँ कहीं सब्स्टिट्यूट नहीं की। टर्म वैल्यू लिख लीजिएगा एक पेज में, हियर जेड इज 1 फॉर एच एटम,
ये टर्म वैल्यू एनर्जी को hc से डिवाइड करने में वेव नंबर बनाने के लिए यूज किया है। सो नाउ वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, एक नंबर है 1 अपॉन लैम्डा से डिफाइंड है, और इसको हम लोग लिखेंगे tf माइनस ti, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करते थे पहले भी जब इस तरह से डिफरेंस निकाला गया होगा। तो r इनफाइनाइट अपॉन nf स्क्वायर माइनस r इनफाइनाइट अपॉन ni स्क्वायर एंड दिस इज 1 अपॉन लैम्डा। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हो, ये एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है, इसके प्रूफ को थोड़ा डिस्कस किया हम लोगों ने अभी। तो ये आ जाता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। इसको रिडबर्ग ने पहली बार यूज किया था जब हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम देखने में उन्हें बामर सीरीज की कुछ वेवलेंथ्स मिलती है, तो उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए ये डेरिवेशन किया था। तो दिस इज, इसको मैं आगे यहीं पर लिख देता हूं और आगे स्पेक्ट्रम पर बात करेंगे। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इनफाइनाइट 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। So this is the expression of wavelength in case of transition from Ni to NF, एनर्जी लेवल Ni और NF के बीच में अगर ट्रांजिशन हो तो जो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा उसका फार्मूला यहां मैं लिख दे रहा हूं। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इनफाइनाइट 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा। इनवर्स निकाल रहे हैं आप वेवलेंथ का r इनफाइनाइट और NF और Ni के टर्म में। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा है, इसलिए NF की वैल्यू ऑलवेज Ni से कम रहेगी, याद रखना है। NF इज ऑलवेज लेस देन Ni एंड तभी ये वेवलेंथ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर एमिशन स्पेक्ट्रा, नॉट फॉर अब्जॉर्प्शन। यस, Ni इज ग्रेटर देन NF। यस, यहां पर आप लिख सकते हैं यहाँ Ni ग्रेटर देन NF है। इसी इमेज को लेकर के मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट r इनफाइनाइट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे r इनफाइनाइट की वैल्यूज, तो पहले लास्ट क्लास में हुआ भी है डिस्कशन। r इनफाइनाइट इज, एक बैच में हुआ होगा एक में नहीं हुआ होगा, तो उसको मैं बता दूंगा। वेयर r इनफाइनाइट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो r इनफाइनाइट है रिडबर्ग कांस्टेंट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे जो सीरीज मिलती है। तो द सीरीज ऑब्जर्व्ड इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, ये इमेज मेरा अपना बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो है यहाँ सेंटर पर, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, मैं पॉजिटिव लिख करके शो कर देता हूं। तो न्यूक्लियस हैज चार्ज प्लस Ze। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लस 1e हो जाएगा, न्यूक्लियस में ओनली 1 प्रोटॉन 1 पॉजिटिव चार्ज के बराबर अवेलेबल रहेगा। ओके, सो दिस इज n इज इक्वल टू 1, दैट मींस k शेल। ये k शेल है, ये l शेल है, ये m है, दिस वन इज n o p q, KLMN OPQ। ये KLMN जो सेल्स के नाम है, ये n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये सब आप जानते हैं। So these are the principal quantum numbers corresponding to first orbit, n is 1, that is known as k shell। l is equal l हो जाएगा जब n की वैल्यू 2 रहेगी, सेकंड ऑर्बिट। न्यूक्लियस की तरफ से पहली ऑर्बिट का नाम है n is equal to 1, सेकंड ऑर्बिट का नाम है n is equal to 2, थर्ड ऑर्बिट का नाम है n is equal to 3, और इनके शेल्स KLM इस तरह से डिफाइंड है। So now first of all we have लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? ये 2 से लेकर 1 तक ट्रांजिशन, 3 से 1। तो ट्रांजिशन में अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, बट स्टार्टिंग कहां से होगी? दैट मे स्टार्ट फ्रॉम n is equal to 2 3 4 5 6 7 या 8 9 10 और आगे भी ले सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन, फिर थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट, फोर्थ टू फर्स्ट, फिफ्थ टू फर्स्ट, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हमें मिलती जाएंगी। इनका जो नाम लिया जाता है, रखा जाता है शॉर्टकट में, लाइमन के नाम के साथ एक वर्ड लिख देते हैं l और उसके साथ अल्फा बीटा गामा। तो दिस वन इज अल्फा, एल बीटा, एल गामा, एल डेल्टा। इस तरह से अल्फा बीटा गामा के साथ ईटा आ जाएगा, एल ईटा, एल जीटा, जो भी इस तरह से सिंबल्स हैं वो ग्रीक वर्ड वाले यूज कर लेते हैं। तो एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, एल डेल्टा, एल ईटा आएगा उसके बाद, फिर क्योंकि ये एबीसीडी जैसा ही रहता है ये अल्फा बीटा गामा भी। तो इस तरह से आप एक एक लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते जाएंगे लाइमन सीरीज का। नेक्स्ट है बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में लाइंस कहां पर आके एंड होगी? n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशंस को 3 से 2 जो ट्रांजिशन होगा, 4 से 2 होगा, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, इनको अलग अलग नेम दिया जाएगा। एक को बोलेंगे H अल्फा। एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग अगर हम लोग नेक्ड आई से, जैसे हमारा लेबोरेटरी है, स्पेक्ट्रम देखते हैं तो विजिबल वाला ही ओनली दिखता है। बामर सीरीज विजिबल में आती है, आपको पहले कभी क्लास में बताया गया होगा। सो विजिबल वाला ही ओनली ऑब्जर्व होता है, और लाइंस और स्पेक्ट्रल लाइंस जो या तो अल्ट्रावायलेट में आ रही हो या फिर वायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद या इंफ्रारेड में आ रही हो। तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को आप उतनी क्लियरली नहीं बता सकते, इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसीलिए
जब आज से 110 ईयर्स 120 ईयर्स पहले जब ये स्पेक्ट्रम देखे गए होंगे, उस समय पर लोगों को ओनली बामर सीरीज दिखती थी, बिकॉज उसमें लाइंस विजिबल लाइंस थी, लोग देख सकते थे नेक्ड आई से, तो इसलिए उनका नाम उन्होंने हाइड्रोजन के नाम के साथ रखा H। हाइड्रोजन में H अल्फा लाइन, दैट इज बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन। बामर सीरीज की सेकंड लाइन H बीटा, थर्ड H गामा, फोर्थ H डेल्टा। तो बामर सीरीज की लाइंस में ही कैपिटल H सिंबल यूज करेंगे, बिकॉज दीज आर नेम्ड आफ्टर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में देखकर ही इनका नाम रख दिया गया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में इनकी प्रेजेंस देखकर इनका नाम रख दिया गया, पहले का H अल्फा, दूसरे का H बीटा, H गामा, H डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट फास्टन सीरीज। फास्टन सीरीज एंड होती है n=3 में, स्टार्ट होगी 4 से 3 स्टार्ट होगा एक लाइन, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, 8 से 3। तो दीज आर डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसमें ट्रांजिशंस 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3 इस तरह के होंगे, और इनका नाम क्या होता है? फास्टन अल्फा। तो मैं इसको P अल्फा, P बीटा, P गामा एंड P डेल्टा, इस तरह से इनका नाम पड़ जाता है, P अल्फा, P बीटा, P गामा। सिमिलरली ये इंफ्रारेड रेंज में आएगा, बामर सीरीज विजिबल रेंज में, लाइमन सीरीज आपको अल्ट्रावायलेट में मिलेगा। नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज आकर के n=4 में एंड होता है। फोर्थ सर्किल आपको दिख रहा है, तो फोर्थ सर्किल में आकर इलेक्ट्रॉन 5 सर्किल से 6 ऑर्बिट से 7th ऑर्बिट से आएगा, जंप करके फोर्थ में गिर जाएगा। तो इसमें ब्रैकेट अल्फा, ब्रैकेट बीटा, ब्रैकेट गामा एंड ब्रैकेट डेल्टा, ये डिफरेंट लाइंस ब्रैकेट नाम से है, तो B इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया, B अल्फा, B बीटा, B गामा। नेक्स्ट वन इज फुंड सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली 5th एनर्जी लेवल में आकर के अपना ट्रांजिशन एंड करेंगे। ट्रांजिशन शुरू होगा 6th एनर्जी लेवल, 7th एनर्जी लेवल, 8th एनर्जी लेवल से। तो दिस वन इज 5th, और स्टार्टिंग कहां से हो रही है? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 से 5, 7 to 5, 8 to 5, 9 to 5। तो ये जो पास्टन, ब्रैकेट और फुंड है, ये तीनों के तीनों इंफ्रारेड में है। दे आर लाई इन इंफ्रारेड, IR इंफ्रारेड में है। ये है हमारा विजिबल में, और ये हमारा पड़ता है UV में, अल्ट्रावायलेट में। ठीक है, तो अलग अलग इसमें अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा में वी कैन ऑब्जर्व 3 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 3 रीजन, UV, विजिबल एंड IR, ये 3 हमें दिखता है। पास्टन जो होता है नियर IR होता है, IR में शुरू होता है नियर IR से, और ये थोड़ा फार IR होते हुए अल्टीमेटली माइक्रोवेव में इंटर कर जाता है। लेकिन माइक्रोवेव रीजन यहाँ हम लोग कंसीडर नहीं करते। माइक्रोवेव हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, उसमें हम लोग इसको ज्यादा डिटेल देते हैं। तो यहाँ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि ये फार IR रेंज है। फार IR, फार एंड फार इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में बहुत अगर लार्ज वेवलेंथ हो जाए तब वो माइक्रोवेव में इंटर कर जाता है। माइक्रोवेव रिलेटेड है। माइक्रोवेव ओवन आपने देखा होगा सबने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने माइक्रोवेव ओवन घर में यूज किया होगा, या कहीं किसी शॉप पर जैसे जहाँ पिज्जा वगैरह बनता है वो लोग माइक्रोवेव ओवन वगैरह यूज करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें जब भी आप कोई एलिमेंट हीट करने के लिए रखते हो, कोई टिफिन का बॉक्स रख दिया, टिफिन बॉक्स आप देखेंगे कि अंदर रोटेट करता है, टिफिन बॉक्स अंदर की तरफ रोटेट करता है। बाहर से हमें लगेगा कि कुछ रोटेशन स्पीड है, हमने दे दी है रोटेशन, सेट कर दिया है, और वो टिफिन का बॉक्स रोटेट कर रहा है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव से रिलेटेड होता है। रोटेशनल जो मोशन है दैट इज रिलेटेड टू माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में रोटेशन से ही हीट प्रोड्यूस की जाती है, और उसी से कोई भी आप टिफिन वगैरह बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स जो भी रखोगे, उसके अंदर रखा हुआ हल्का सा लिक्विड अगर है उसके अंदर, तो वो पोलराइज क्योंकि होता है लिक्विड, आप जानते हैं, तो वो पोलर डाइपोल मोमेंट्स उससे रिलेटेड वो हीट हो जाएगा, हीट ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो इस तरह से माइक्रोवेव ओवन में रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देखते हैं। तो माइक्रोवेव का वर्ड वहां यूज हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं दिस इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। इसमें ओनली 3 टाइप के रीजन्स हमें ऑब्जर्व होते हैं, एंड दोज रीजन्स आर UV, विजिबल एंड IR। माइक्रोवेव IR का ही पार्ट है, IR के ही फार IR में, फार रेंज में लाई करेगा, लेकिन उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करते हम लोग। एक्सरे और गामा रे यहाँ पर नहीं मिलता। एक्सरे मिल सकता है अगर मेटल्स लो, कॉपर मेटल ले लो, और मॉलिब्डेनम ले लो, टंगस्टन ले लो, तो उसमें इनर सेल्स में, जैसे यहाँ लाइमन सीरीज मिल रही है, इनर सेल के ट्रांजिशन में लाइमन सीरीज वाला अगर वहां ऑब्जर्वेशन देखें कॉपर में, तो कॉपर में या मॉलिब्डेनम में या टंगस्टन में, तो ये ट्रांजिशंस जो यहाँ लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग है, ये आपको एक्सरे देंगे। हाइड्रोजन में एक्सरे नहीं ऑब्जर्व कर सकते। यू कैन नॉट ऑब्जर्व एक्सरे इन द हाइड्रोजन गैसियस सिस्टम। या हीलियम में भी बात करें तो हीलियम में भी एक्सरे मिलने का चांस नहीं है। बट इफ यू आर गोइंग अप टू Z=29, Z=30, जिंक वगैरह में, कॉपर वगैरह में, तब आपको उन मेटल्स में अक्सर वेवलेंथ एक्सरे के ऑर्डर का मिलेगा, और उस एक्सरे के ऑर्डर की वेवलेंथ को आप यूज करते हो एक्सरे डिफ्रैक्शन में। एक्सरे डिफ्रैक्शन में अब ऐसा होता क्यों है? जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है वाई सर, सो बिकॉज अगर हम बात करें 1/λ की, तो मैं एक थोड़ा हिंट देता हूं आपको। एक हिंट देता हूं कि अगर मान लो मैं Z की वैल्यू बढ़ा दूं, सपोज जैसे हम बात करते हैं 1/λ = R इनफाइनाइट Z²/n², सब कुछ इस तरह से हमारे पास है। अब रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये Z² है, तो अगर Z की वैल्यू 30 रख दूं या 29 रख दूं, इसके मूव को शो कर रहा है, ये लाइंस इलेक्ट्रॉन के जंप को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में था, किस एनर्जी लेवल में जंप करके आया,
तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस दिखा रहा है। ओके, सो अगर जेड की वैल्यू यहाँ 30 रख दूंगा तो 1 अपॉन लेमडा 30 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा वेवलेंथ, है ना। जो वेवलेंथ आती होगी जैसे 1215 आती है हमारे पास, ये आती है लाइमन सीरीज में। अगर हाइड्रोजन के लाइमन सीरीज की बात करें, अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो उसकी वेवलेंथ आती है 1215 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको 30 स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो वेवलेंथ कितनी आएगी? टेल मी व्हाट विल बी द वेवलेंथ इफ सेम स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व्ड इन द एटम हैविंग z इक्वल टू 29, 30, 31, 32 इस तरह से। तो वेवलेंथ किस रेंज में आएगी? 12-15, ये 1215 एंगस्ट्रॉम है, ये हाइड्रोजन में आती है। किस ट्रांजिशन के लिए? n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 के ट्रांजिशन में। तो ये हो जाएगी 1.35 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड प्रियंका। तो ये वेवलेंथ किसकी है बताएं? ये वेवलेंथ एक्सरे की है। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो हम कहेंगे कि जब हमारा अप्रॉक्स 1 एंगस्ट्रॉम है, सो यू कैन से दैट दिस वेवलेंथ इज ऑफ एक्सरे। अब ये यू भी नहीं रह गया। हाँ, z इक्वल टू 30, 29 पर अच्छा वाला ये 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम वाला वेवलेंथ मिलता है। आपने भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन में लिखा जाता था Cu के अल्फा वेवलेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कॉपर के अल्फा अगर किसी ने एक्सरे में काम किया होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन पर एमएससी प्रोजेक्ट्स में कभी, तो लैम्डा की वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम हम लोग यूज करते हैं कॉपर की अल्फा लाइन का। यस, जैस्मिन ने लिखा, दैट इज इन्होंने यूज किया होगा, अंकित ने भी। ऑन व्हाट डज r डिपेंड्स? r इज रिडबर कांस्टेंट, r इनफाइनाइट जस्ट ए रिडबर कांस्टेंट। रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने अभी मान लो एक बैच में शायद थोड़ा सा नहीं हुआ होगा, तो मैं बता देता हूं। रिडबर कांस्टेंट इज जस्ट एनर्जी माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय hc। ये कांस्टेंट है, रिडबर कांस्टेंट जस्ट ए कांस्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास, अभी जो r इनफाइनाइट लिखा था हम लोगों ने, दैट r इनफाइनाइट इज जस्ट ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियर मास। वो सब बात करूंगा मैं, डिस्कस, डोंट वरी। इट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर मास, बट ओवरऑल एक वैल्यू की तरफ टेंड करता है। बात करता हूं मैं अभी। अब चलिए इसको डिटेल में करते हैं, जो भी मैंने स्पेक्ट्रल लाइंस बोली है। ओके, सो दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइंस। हमें टोटल 5 टाइप के सीरीज मिलती हैं। इसी तरह का स्पेक्ट्रा दिखाते हैं। सब में जरूरी नहीं है कि आप सब में लाइमन, बामर, पार्किंसन, बेकर ढूंढ पाएं। यस, NF इक्वल टू 6 के लिए हम्फ्री सीरीज आती है। हम्फ्री सीरीज, ठीक है। एक आता है केमिस्ट्री की बुक्स में इसको लिखते हैं, फिजिक्स की बुक्स में कभी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो पी फुंड वाले में पीएफ लिख सकते हो आप, पीएफ अल्फा, पीएफ बीटा, पीएफ गामा, क्योंकि पार्किंसन के लिए पी सिंबल आपने यूज कर लिया ऑलरेडी। तो हम्फ्री सीरीज मिलती है NF इक्वल टू 6 के लिए। उसको फिजिक्स की बुक्स में नहीं मेंशन करते। फिजिक्स की बुक्स में ओनली 5 सीरीज तक की बात करते हैं हम लोग। पीएफ अल्फा हो गया, पीएफ बीटा एंड पीएफ गामा एंड पीएफ डेल्टा। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन लाइंस आर जस्ट ए स्ट्रेट लाइन। वी हैव शोन ओनली स्ट्रेट लाइन, दे फॉलो डायरेक्ट पाथ फ्रॉम वन स्पेक्ट्रल लाइन। तो अभी ये गोल गोल घूम के आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में है, उसकी बात अभी बाद में की जाएगी। ओके, अब ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से इंफ्रारेड का ही पार्ट है वाजिब, वो भी स्पेक्ट्रम IR का ही। अब मैं एक NF इक्वल टू 6 बनाऊं हम्फ्री, और एक मैं लिख दूं NF इक्वल टू 7 अपने नाम से, एक नाम मैं अपना बना दूं 8, उसको आपके नाम से बना दूं, वाजिब सीरीज। तो ये तो बस एक नाम हो गया ना कि NF इक्वल टू 8, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सभी के सभी या तो IR में दिख रहे हैं या फार IR में दिख रहे हैं, या फिर तो ये अलग अलग नाम से रखते हुए इतनी सीरीज बनाने का कोई मेथड नहीं समझ में आता। ओनली 3 सीरीज सफिशिएंट है, एक लाइमन, एक बामर और एक पार्किंसन। इन सीरीज का यूज ही नहीं होता, बिकॉज दे आर ऑल लाइंग इन द इंफ्रारेड। ये सभी स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड में आते हैं, इसलिए कोई मतलब नहीं है इन सीरीज को अलग से एक एक करके डिस्कस करना। बनाते जाओ अपने नाम से, उनके नाम से, सबके नाम से। एक आपके नाम से भी बना देते हैं, क्या नाम है? अरुण कुमार नाम से। ओके, अरुण सीरीज हो जाएगा। NF इक्वल टू 10 को दे देते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जितनी कम सीरीज रही होगी उतना बेटर रहता है अंडरस्टैंडिंग। डन डन, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम पर। अब 1 बाय 1 कैलकुलेशन देखते हैं, कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस के लिए और टॉपिक्स में आगे न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना पड़ता है। तो जितनी कम सीरीज है, जैसे आप अगर सोडियम की बात करें एल्कली स्पेक्ट्रा की, तो वहां पर नाम देते हैं प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, और फिर उसी में डिफ्यूज सीरीज, फंडामेंटल सीरीज। तो एल्कली स्पेक्ट्रा में और भी कम सीरीज है, 4 ही सीरीज है। तो ज्यादा सीरीज का कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। जितना मिनिमम रहे उतना स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर रहता है। मैंने हम्फ्री सीरीज बोला, वो केमिस्ट्री की 1-2 बुक्स में लिखा होता है। जैसे वहाँ एटकिंस वगैरह की बुक देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री जैसे देखें आप, पूरी शर्मा पठानिया, वहाँ सब में मिलता है। अभी माइक्रोवेव ओवन वाला मैंने बोला, वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है, उसको मॉलिक्यूलर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके राहुल, मॉलिक्यूलर जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ बात आएगी फिर से। चल आगे। तो नाउ डिफरेंट सीरीज एल्कली में डिफ्यूज एंड फंडामेंटल लास्ट था फंडामेंटल सीरीज मोनिका। So now different series observed in emission spectra of
हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रा में जो सीरीज ऑब्जर्व की जाती हैं उनका मैं नाम लिखता हूं एक बार और ट्रांजिशंस बताता हूं. So different series observed in the emission spectra of hydrogen atom. First one is Lyman series. First one is Lyman series. So here Lyman series transition starts from Ni is equal to 2, 3, 4 up to infinite and ends at NF is equal to 1. तो लाइमन सीरीज के लिए ट्रांजिशन कहां से स्टार्ट होता है? Ni is equal to 2, 3, 4, 5, 6 and end होता है NF is equal to 1 पर. Okay? So now the wavelength, the formula of wavelength of different spectral lines is given by 1 upon lambda is equal to R infinite multiplied by 1 upon NF square minus 1 upon Ni square. ये 1 upon lambda is equal to R infinite 1 upon NF square minus 1 upon Ni square. So where NF is equal to 1 and Ni is equal to 2, 3, 4 dot infinite. तो ये तो हुआ लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन कहां से कहां तक होता है और फिर उसके बाद वेवलेंथ का फार्मूला ऑफ द वेवलेंथ. ये दो चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है. सेम यही मैटर लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है. तो अगले पेज पर मैंने इसको टाइप वाला मटेरियल ले लिया है, टाइप किया हुआ रख लिया है मैंने, जिससे कि जस्ट हिंट दे दें. तो लाइमन सीरीज स्टार्ट होती है Ni is equal to 2, 3, 4, 5, 6 एंड एंड होती है Ni is equal to 1 पर, जैसा कि इमेज में भी क्लियर है. तो नाउ पेज चेंज करते हैं हम लोग. नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर वही लिख रखा है, spectral series of hydrogen atom when the electron jumps from energy levels labeled by Ni is equal to 2, 3, 4 to the energy level NF. A series of spectral lines are emitted. These lines constitutes Lyman series. ये साइंटिस्ट के नाम पर है, डिस्कवरी जो किया था लाइमन के नाम पर इस सीरीज का नाम है. लिखेंगे वन बाय वन, डोंट वरी मनीषा, ये भी सब वेवलेंथ दिखा जाएगा, डोंट वरी. अभी तो पहले एक बार सीरीज का नाम ले लिया जाए. सो द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस आर गिवन बाय, यहाँ Z की वैल्यू 1 है तो Z की वैल्यू आप 1 रख सकते हैं. Z की वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हो जाएगा. ओके, सो नाउ Z की वैल्यू यहाँ 1 रहेगी. ओके, Z इज 1 फॉर H एटम. नेक्स्ट है बामर सीरीज. ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम Ni is equal to 3, 4, 5 to NF is equal to 2. यहाँ NF is equal to 1 पे लाइन एंड्स हो रहा है ट्रांजिशन. हाँ, यूवी रेंज में इसकी वेवलेंथ लाई करती है, इसीलिए अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है. अल्ट्रावायलेट रीजन में इसकी वेवलेंथ लाई करती है, अभी दिखाएंगे कैलकुलेट करके. इसमें बामर सीरीज में Ni की वैल्यू 3, 4, 5 एंड होता है NF is equal to 2 में स्पेक्ट्रल लाइन हो जाती है बामर सीरीज. वेवलेंथ का फार्मूला वेयर Z is 1 फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी. The first four lines of this series lies in the visible region and are denoted by H alpha, H gamma, H delta, H eta, etc. ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस हमें मिलेगी और अब उनके कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें उसके पहले एक दो और जो सीरीज हैं उनका देखते हैं. H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, ये विजिबल रेंज में लाई करता है, इसलिए इसका नाम हम लोग बामर नहीं पहली बार ऑब्जर्व किया था इसको और आज से 100-125 साल पहले की बात है सर. ये सभी बुक्स में मिल जाता है, डोंट वरी, किसी भी बुक में मिल जाएगा एटॉमिक का. ये तो मैंने अपने से लिखा है बट एटॉमिक की कोई भी बुक लेंगे आप उसमें मिल जाएगा ये. ठीक है, मैं यही लिखवा रहा था शॉर्ट स्टेटमेंट में, लेकिन ये स्टेटमेंट है मेरे पास. सो नाउ नेक्स्ट वन इज पास्टन सीरीज. पास्टन सीरीज लाइंस आर एमिटेड फ्रॉम Ni is equal to 4, 5, 6. Z सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही लिखेंगे. यहाँ ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ वर्ड लिख रखा है ना हाइड्रोजन एटम. सो वी शुड यूज Z is equal to 1 फॉर हाइड्रोजन एटम. अदरवाइज आपको Z की वैल्यू 2, 3, 4 रखनी पड़ेगी अदर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, जैसे He+, लिथियम 2+, उसके लिए Z की वैल्यू 2, 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है इसलिए Z की वैल्यू 1 रखना मस्ट है. हाइड्रोजन के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग Z is equal to 1. फार्मूला मैंने इन जनरल लिख दिया है. ओके, फार्मूला इन जनरल लिखा है बट फॉर हाइड्रोजन यू शुड यूज Z is equal to 1. तो पास्टन सीरीज में Ni 4, 5, 6 और एंड होता है 3 पर, ये वेवलेंथ्स इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगी. फार्मूले में 1/3 स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज में 1/4 स्क्वायर माइनस Ni. ठीक है, और फिर फुंड सीरीज 1/λ 1/5, सब में Z is equal to 1 रखना पड़ेगा फॉर H एटम. आप ओनली हाइड्रोजन एटम ही नहीं, हीलियम के लिए भी, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम डबल प्लस के लिए भी इसको यही फार्मूला यूज कर सकते हो.
सेम यही फार्मूला यूज करके आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एच एटम. सो नाउ वी विल कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ्स इन केस ऑफ डिफरेंट सीरीज, और एक एक दो वेवलेंथ हम लोग हर एक सीरीज का कैलकुलेट करके चेक करेंगे. So sir, can we get Lyman-Balmer-Parsons series for hydrogen-like atoms? Yes, we observe this series for hydrogen-like atom only, hydrogen-like atoms only, not for others. Others के केस में इसका नाम कुछ और होगा. ओनली हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं हाइड्रोजन-लाइक एटम्स में, जिसमें कि हमें Z की वैल्यू 1 रखना हो हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए 2, लिथियम 2 प्लस के लिए 3, सो ऑन. तो ये ओनली हाइड्रोजन-लाइक एटम्स के लिए अकॉर्डिंग टू बोथ थ्योरी. तो नाउ अब यहाँ पर 2, 3, 4 वेवलेंथ लिखी हुई है, टाइम भी लिखा हुआ देखिए 1906. नोबेल गैसेस में ट्रांजिशंस इस तरह का आप नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे. नोबेल गैसेस में हीलियम का अलग से डिस्कशन आपको हीलियम स्पेक्ट्रा का मिल जाएगा टॉपिक पढ़ने को. हीलियम में इस तरह का ट्रांजिशन नहीं होता. हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें आर्थो पैरा 2 टाइप के हीलियम होते हैं, आर्थो हीलियम एंड पैरा हीलियम. उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वहां का केस इससे मैचिंग नहीं है. ये ओनली हाइड्रोजन लाइक का है, इसमें हीलियम प्लस आएगा, नॉट हीलियम, न्यूट्रल हीलियम नहीं आएगा. सो लाइमन 1906 का है, बामर सीरीज देख रहे हैं 1885, पार्सन सीरीज 1908, ब्रैकेट सीरीज 1922. टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले बामर सीरीज ऑब्जर्व होती है 1885 में, अराउंड 21 इयर्स एगो. लाइमन सीरीज से भी 21 साल पहले ये ऑब्जर्व हुआ है, क्योंकि ये विजिबल था. तो चलिए अब हम लोग एक एक वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं. नाउ लेट अस कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ फ्यू वेवलेंथ्स इन दिस सीरीज. So now first of all, Lyman series. Lyman series. Wavelength of first line. First line का नाम लिखा था L alpha line. ट्रांजिशन कहां से होता है? ट्रांजिशन Ni is equal to 2 to Nf is equal to 1. Therefore 1 upon lambda L alpha is equal to R infinite multiplied by 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. Lambda L alpha कितना आएगा? 4 upon 3 R infinite. So this Rydberg constant is equal to 4 upon 3 into R infinite होगा 1.097337 10 raised to power 7 meter inverse. So this is the Rydberg constant. ये Rydberg constant है. So lambda L alpha का वैल्यू कितना आएगा? First line of Lyman series has wavelength equal to, मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में बोला था, इज इट 1 to 15? ओके 1 to 16. एक ने 16 लिखा, एक ने 15. 15 ज्यादा आ रहा है, इसलिए 15 लिखूंगा मैं. 15 भी आ रहा है कि 16 आ रहा है? कैलकुलेशन करके चेक करें, जो आ रहा हो वही लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा. ओके 15 इन इंग्लिश, 1 to 15 इंग्लिश का. चलिए ठीक है. सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. नाउ वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन. Wavelength of second line, L beta line. For second line, transition takes place. Ni is equal to, from Ni is equal to 3 to Nf is equal to 1. ये ट्रांजिशन हो जाता है. जब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन, नेट में कैलकुलेटर ऑनलाइन होगा तो देते हैं वो लोग, कंप्यूटर में ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज होने का फैसिलिटी रहता है. ठीक है, उतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं रहेगा. कैलकुलेशन गेट में देते हैं, कैलकुलेटर कंप्यूटर में रहता है इंस्टॉल. सो नाउ 3 to 1. Therefore 1 upon lambda L beta is equal to R infinite multiplied by 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square. Just representation of first and second lines. Yes, they are used for representing first second lines. Alpha beta जो symbols यूज किए गए हैं, they are just representing just lines. So 9 minus 1, 8 upon 9. अच्छा नेट में था यूज करने को. यस होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो देंगे, कैलकुलेटर उसमें इंस्टॉल्ड रहता है. 9 by 8 R infinite. So this is 9 by 8 into 1.097337 10 raised to power 7 meter inverse. So lambda of L beta is equal to 1025. पहले में 12-15 आया, अभी 10-25 आ रहा है. 1025 एंगस्ट्रॉम. सो नाउ ये तो 2 वेवलेंथ हुई. अब हम लोग तीसरा वेवलेंथ निकालें, चौथा निकालें, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वेवलेंथ थोड़ा थोड़ा डाउन आएगा. और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ क्या है? 1 to 15. फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ ही लार्जेस्ट है, तो यहां पर लिख सकते हो लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज, लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज.
तो ये लाइमन सीरीज का सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ है। ओके, सो नाउ ये सेकंड वेवलेंथ हो गया। अब हम लोग तीसरा निकालते हैं, लास्ट वेवलेंथ। लास्ट जो वेवलेंथ आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट, जब सीरीज एंड होगा तो कौन सी वेवलेंथ आएगी वो देखते हैं। तो द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट, वेवलेंथ कम होते होते 1215 एंगस्ट्रॉम 1215 एंगस्ट्रॉम से नेक्स्ट आया 1025 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा और घटेगा, कहीं 1000 एंगस्ट्रॉम, 990 एंगस्ट्रॉम, 980, इस तरह से वेवलेंथ कम हो रहा है। देखते हैं वेवलेंथ एंड कहां होता है। तो द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट जब सीरीज एंड हो जाए तो इसको बोलेंगे एल इनफाइनाइट। इसके लिए देखते हैं वेवलेंथ कितना आएगा। तो दिस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस ni is equal to infinite से ni is equal to 1, nf is equal to 1. So the transition for this line L infinite is ni is equal to infinite to nf is equal to 1. So this is the transition infinite से 1, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन पहले इनफाइनाइट आयनाइज स्टेट में हो, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, और सडनली उसको nf is equal to 1 में ले आ रहे हैं। तो देखते हैं कितना वेवलेंथ उससे हमें उसमें देना पड़ेगा, या कितना वेवलेंथ का फोटॉन एमिट होगा, या कैसे होगा वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ni is equal to infinite, nf is equal to 1. So this transition gives you wavelength 1 upon lambda L infinite. This is equal to R infinite multiplied by 1 upon 1 square minus 1 upon infinite square. So this is lambda L infinite is equal to 1 upon R infinite. So this is 1 upon 1.09737 into 10 raised to power 7 meter inverse. ओके, तो दिस वेवलेंथ इज 911 एंगस्ट्रॉम। ये 911 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स आ रहा है आंसर। यस, दिस इज 911 एंगस्ट्रॉम। 1 upon this value is 911 angstrom. So this is the 911 angstrom. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है वो 911 से लेकर 1215 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही आ रही हैं। So the wavelength range of Lyman series is 911 angstrom to 1215 angstrom, which lies in the अब आप देख रहे हैं कि ये वेवलेंथ वायलेट कलर के वेवलेंथ से बहुत कम है। वायलेट कलर का वेवलेंथ लगभग 4000 होता है। 1000 के अप्रॉक्स यहाँ वेवलेंथ आ रही है, वो होता है 4000। तो इसको हम लोग नाम देंगे कि ये जो लाइमन सीरीज है दैट लाइज इन द अल्ट्रावायलेट, वायलेट से कम अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग अल्ट्रावायलेट बोल देंगे, व्हिच लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। R is equal to 1 upon 911. Yes, you can use R is equal to 1 upon 911. So this is ultraviolet region of electromagnetic spectrum, which lies in the ultraviolet region of electromagnetic spectrum. So अब हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है बामर सीरीज की 2-3 वेवलेंथ्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो लाइमन का हुआ, 3 वेवलेंथ कैलकुलेट किया, 911 से लेकर के 911 के बाद नेक्स्ट 12, 20, 30 इस तरह से। ओके, बता दीजिए आप लोग खुद से ही, बेटर रहेगा। हो जाएगा, हो नहीं जाएगा बताना पड़ेगा, 1-2 स्टूडेंट से हो जाए तो ठीक है। वी ऑल कैन डू, ओके, वेरी गुड। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द वेवलेंथ। मुझे तो लिखना है ना पूरा नोट्स में। बामर सीरीज, टेल मी वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। 2 मिनट लगेगा, वैसे आप लोग बताते रहिए, नोट्स में लिखना पड़ेगा सबको। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, सबका आंसर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। कोई 63 लिख रहा है, कोई 62 लिख रहा है, कोई 61 लिख रहा है, ये क्या है? सब एक वेवलेंथ पर आओ। वेवलेंथ मैं कराऊंगा तो सब लोग एक सिंगल वेवलेंथ लिखोगे, अदरवाइज थोड़ा एक एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस सबका रहेगा। 6561, 6562, 6563, 6564, ये 4 वेवलेंथ आती रहेंगी आपकी। तो द वेवलेंथ ऑफ, वो देखो 6559 भी आ गया। तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो फर्स्ट लाइन का नाम है एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन का वेवलेंथ हमें मिलेगा, मैं फार्मूला जस्ट लिखता हूं जल्दी से, एक लाइन में आप लोग उसको यूज करके बताएंगे जो मैं लिखूंगा। ओके, सो 1 अपॉन लैम्डा एच अल्फा इज इक्वल टू एच अल्फा का R इनफाइनाइट
1/2 square minus 1/3 square. So lambda h alpha is equal to 36/5 into 1.097737 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अब बताइए इसके यूज से कितना आएगा आंसर, इस फार्मूले का यूज करके कितना एंगस्ट्रॉम आएगा? 36/5 आर इनफाइनाइट। चलिए इसका मतलब 6561 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। तो दिस लैम्डा एच अल्फा इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्या होगा? एच बीटा लाइन का वेवलेंथ तुरंत बताएं आप लोग, आर इनफाइनाइट यूज करके बताएंगे आप लोग। So the wavelength of second line, H beta line, 1/lambda H beta is equal to R infinite 1/2 square minus 1/4 square. So this lambda H beta is equal to 4860 angstrom. ओके इसमें ट्रांजिशन लिया था हमने, ट्रांजिशन एन आई इज इक्वल टू 3 टू एन एफ इज इक्वल टू 2। इसमें ट्रांजिशन यस 4860, ओके 4868 लिख दिया मैंने, 4860 4860 एन आई इज इक्वल टू 4 टू एन एफ इज इक्वल टू 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन तो करना नहीं है, लास्ट पर आ जाते हैं हम लोग। लास्ट लाइन एच इनफाइनाइट, ठीक है। सो नाउ है नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट, वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट एच इनफाइनाइट लाइन 3645। So the transition Ni is equal to infinite to Nf is equal to 2. 1/lambda H infinite is equal to R infinite multiplied by 1/2 square minus 1/infinite square. तो पिछले में जो वैल्यू आई थी R H L लाइमन सीरीज में इनफाइनाइट, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/R infinite का वैल्यू आ जाएगा 3645। 911 था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3644 तो लगभग आ ही जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई जस्ट करना है। चलिए देखते हैं, ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ गई लैम्डा एच इनफाइनाइट का। सो दिस इज द लास्ट वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ रीजन जो है वो किस स्पेक्ट्रम में, किस सीरीज में आएगा? सो हियर द वेवलेंथ range of Balmer series is 3645 angstrom to 6561 angstrom। तो आप कह सकते हैं कि ये रेंज ये रेंज हमारा जो है वो किसमें लाई कर रहा है? विजिबल में, which lies in the visible region of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के विजिबल रेंज में लाई करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के विजिबल रेंज में ये अवेलेबल है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट में अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ओनली आपसे एक एक लाइन का वेवलेंथ पूछ करके हमारे क्वेश्चन जैसे लाइमन और बामर जैसे क्वेश्चन एक कट भी कर देता हूं। तो नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन सीरीज। Here the range of wavelength is, वेवलेंथ का रेंज कितना होगा ये बताएं? एक लाइन का वेवलेंथ लोअर निकालिए, एक अपर निकालिए। सो इन क्वेश्चन सीरीज 18746, ये तो लार्ज लिमिट हो गया। लोअर कितना है? क्वेश्चन सीरीज द वेवलेंथ रेंज, लोअर वेवलेंथ में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 into 911, 9 into 911 लगभग 8200। द वेवलेंथ
रेंज इज 8 to कितना आएगा 8 to 101। उसके बाद नेक्स्ट वाला अच्छा 8201 आ रहा है। ओके 8201 और लास्ट में पहला वेवलेंथ कितना आएगा फर्स्ट अभी लिखा था स्टूडेंट्स ने 18746 है ना। हाँ 18746 एंगस्ट्रॉम। चलिए ये तो वेवलेंथ रेंज हो गया। अब ये किस रीजन में लाई करेगा? रेड से इसका वेवलेंथ लार्ज है। These wavelengths are greater than red, so this is known as IR. So which lies in the infrared region of electromagnetic spectrum. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। नेक्स्ट है पास्चन के बाद नेक्स्ट ब्रेकट। ब्रेकट सीरीज। इन ब्रेकट सीरीज इनफाइनाइट वाला मैंने एक में 1/r इनफाइनाइट आता था जब मैं ले रहा था लेमडा एल इनफाइनाइट, लेमडा एच इनफाइनाइट जैसे लिया लेमडा एच इनफाइनाइट तो उसमें आ गया था 4/r इनफाइनाइट। यहाँ 9/r इनफाइनाइट आ गया जब लेमडा पास्चन के इनफाइनाइट वाली लाइन लिया। एल इनफाइनाइट में 1/r इनफाइनाइट आ रहा था, 4/r या 9/r आ रहा था। इसीलिए मैंने जल्दी से बोल दिया अप्रॉक्स वैल्यू 911 को 4 से 9 से जिससे भी मल्टीप्लाई करो। So now in bracket series, the wavelength range is, जो स्टूडेंट्स लिख रहा है वही मैं भी लिखूंगा। लोअर वेवलेंथ इज 14580 एंगस्ट्रॉम टू 40500 एंगस्ट्रॉम, which lies in the far IR range, far infrared region of electromagnetic spectrum. पहली और इनफाइनाइट लास्ट वेवलेंथ की वैल्यूज देखकर हम लोग रीजन डिफाइन कर ले रहे हैं। कोई बात नहीं, 576 और 580 लगभग एक ही जैसा है। जो स्टूडेंट्स ने लिखा वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। किसी का 500 होगा, किसी का 580 होगा, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल करेक्ट। 580 मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लिखा था इसलिए मैंने 580 लिख दिया। कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी में अपना जो आंसर आ रहा है वो लिख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, बस ओनली प्रैक्टिस का एक पॉइंट है। क्वेश्चंस इस पर बेस्ड बहुत पूछे जाते हैं इसलिए हम लोग वैसा कैलकुलेशन पहले से ही लिख ले रहे हैं जो कि क्वेश्चंस में याद करने के लिए देता होगा। तो ये इंफ्रारेड रीजन में फार इंफ्रारेड हो जाएगा। वेवलेंथ थोड़ा लार्ज है, रेड से बहुत लार्ज हो गई तो फार हो गया, बहुत दूर हो गया रेड में, रेड रीजन से। नेक्स्ट अब मेरे पास है फिफ्थ फुंड सीरीज। अब जब आप फुंड सीरीज कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि इतनी सीरीज देने का कोई फायदा नहीं था, कोई प्रॉपर्टी तो चेंज हो नहीं रही है, सभी IR में है। एक में फार IR लिख दिया, एक में और फार चले जाएंगे अभी आप। तो इस तरह से बहुत सारी सीरीज बनाने का कोई फायदा नहीं होता जब तक कि कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो। इन द फुंड सीरीज द वेवलेंथ रेंज इज 122 to 74558 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो एंगस्ट्रॉम रेंज में ये एक स्टूडेंट से ही लिखा है मैंने आंसर, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने से लिखा। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट एंड फार IR और विजिबल की रेंज भी लिखा दो। ये रेंज ही तो लिख रहे हैं हम लोग नवीन, ये क्या है? ये वेवलेंथ का रेंज ही तो है। फार IR में जो आ रहा है वो फार में चला गया, विजिबल में 400 से लेकर 700 एंगस्ट्रॉम आता है। 400 एंगस्ट्रॉम से नीचे और 100 एंगस्ट्रॉम के ऊपर अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। 100 एंगस्ट्रॉम से नीचे एक्सरे होता है, एक्सरे का वेवलेंथ होता है। और 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.0 एंगस्ट्रॉम, 0.01 एंगस्ट्रॉम, 0.05 एंगस्ट्रॉम, इस तरह का गामा रे होता है। तो जब पॉइंट आता है तभी डिस्कस करने का अच्छा रहता है, जब किसी कैलकुलेशन में आप देखते हैं और उससे रियलाइज होता है कि यस दिस इज द रेंज ऑफ गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, जो भी इस तरह से आएगा उसको हम लोग उसी समय पर करेंगे डिस्कस। ओके, तो दिस लाइज इन द फार IR रीजन, फॉर इंफ्रारेड region of electromagnetic spectrum. Now let us see few problems. अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।
इस टॉपिक से रिलेटेड कोई जो डिस्कशन हम लोग किया हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम असाइनमेंट नंबर 1। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड, देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम पर चल रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट मैंने एक जैसा लिखा है, ओनली वेवलेंथ रेंज आपसे लेकर के मैंने इंसर्ट कर दिया स्टेटमेंट्स में। स्टेटमेंट्स आर सिमिलर। पिछली स्लाइड पर हूं अरुण और नीरज। वेरी गुड, ठीक है। सो नाउ एन इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली इन द n इज इक्वल टू 3 स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? पहले इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है n इज इक्वल टू 3 स्टेट में, एंड द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ दिस स्टेट इज टाउ। लाइफ टाइम इज 10 raised to power -8 सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 10 raised to power -8 सेकेंड तक n इज इक्वल टू 3 में रुका हुआ है, ठीक है। तो आप ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने वाला है कहां पर? n इज इक्वल टू 2 में। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा कहां से? n इज इक्वल टू 3 से 2 में। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द इलेक्ट्रॉन टेक्स बिफोर मेकिंग ए ट्रांजिशन टू द n इज इक्वल टू 2 स्टेट। तो n इज इक्वल टू 2 स्टेट में जाने से पहले n इज इक्वल टू 3 स्टेट में ये कितने रिवॉल्यूशंस करेगा, इसको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है। क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस सिंस r3 इज इक्वल टू r3 की वैल्यू क्या होती है? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। r3 का वैल्यू क्या होगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आएगा एंगस्ट्रॉम में। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। तो वेलोसिटी क्या होगा? v3 हो जाएगा। बताइए दोनों वैल्यूज। 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 9, दिस इज 4.77। ये तो वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी की वैल्यू में 2.18 डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। ये आ जाएगा 0.7266 और ये आ जाएगा 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ना निकाल करके डायरेक्ट ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं इसकी। डायरेक्ट ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी आपने निकालने का एक फार्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? v/2πr। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी f3 इज इक्वल टू v3/2πr3। तो हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूले का f का फार्मूला नहीं यूज किया, हमने क्या यूज कर लिया? वेलोसिटी और रेडियस का रेशियो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2π डिवाइड कर दिया तो वो बन गया ऑर्बिटल। यस, v/2πr। सो नाउ दिस इज 4। तो वेलोसिटी से इसका रेशियो निकाल के एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ कितना आएगा? ये आ गया 0.7266 10 raised to power 6 और डिवाइडेड बाई कितना है? 4.77 इंटू 10 raised to power -10। कितनी वैल्यू आई? हर्ट्ज में आएगा, पर सेकेंड में। और साथ में 2π भी रहेगा, याद रखिए 2π। भी मेंशन करना मस्ट है। तो अब हमको देखना है कि ये कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो आप बताएं क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो v3 का वैल्यू 2.314 इंटू 4.77 वैल्यू क्या आई? 2.43। टेन रेज़ टू पावर 16 तो ये 14 आ जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग आंसर लिखने का कोई फायदा नहीं, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो। ओके, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा ना, मीटर एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लिया, मीटर मीटर कैंसिल, ऊपर मीटर पर सेकेंड है, नीचे मीटर के लिए है, तो मीटर एंड मीटर कैंसिल्ड एंड वी आर हैविंग आंसर इन पर सेकेंड। नाउ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है एक सेकेंड में?
एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी बार 2.43 into 10 raised to power 14, तो 2.43 into 10 raised to power 14 टाइम्स रिवॉल्व करता है एक सेकंड में। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 raised to power -8 सेकंड कितना होगा? तो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी 2.43 into 10 raised to power 14 into 10 raised to power -6, तो वैल्यू आ जाएगी 2.43 into 10 raised to power, अच्छा 8 है ना, 8 है तो 6 आ जाएगा रिवॉल्यूशंस। तो इतने रिवॉल्यूशंस करेगा। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन। भाई ये क्वेश्चन मैंने ही पूछा था पिछली बार क्लास में, आज फिर मेरे से वापस पूछ रहे हो। बोथ आर सेम, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। ये मैंने लास्ट क्लास में बात की थी इस पर। ये 10 raised to power -8 सेकंड तक, एक सेकंड में ज्यादा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। एक सेकंड का फ्रैक्शनल टाइम है ये, कितनी देर तक उस ऑर्बिट में रहेगा, n = 3 में, तो ऑर्बिट का लाइफ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक सेकंड से भी बहुत कम है ये, तो जितनी देर तक रुकेगा उसमें कितने रिवॉल्यूशंस करेगा? 10 raised to power 6 रिवॉल्यूशंस। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑप्शन सी में मेंशन्ड है। ओके, चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। इसका यूनिट डिफरेंट है भाई, यूनिट्स इसको ये मैकेनिक्स वाले टीचर आपको कंफर्म कर देंगे। मेरे कोर्स में एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, आप मैकेनिक्स के टीचर से पूछ लीजिएगा जब वो एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाएंगे, ठीक है राहुल? अदरवाइज क्लास के बाद बात कर लेंगे। ओके, दे आर सेम, मेरे लिए सेम है। अब उनके वाले में कैसा आता है, डिफरेंट आता है, रेडियन पर सेकंड लिखते हैं कि मीटर पर सेकंड लिखते हैं, वो आप हो जानेंगे, या फिर आप क्लास के बाद मेरे से पूछ लीजिएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन दिस सेकंड, ये हो जाएगा। हम लोगों ने इसको क्या किया, फ्रीक्वेंसी f3 मल्टीप्लाइड बाय टाउ कर दिया। तो टाउ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जितना टाइम रुक रहा है उतने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, नंबर आ गया एक रिवॉल्यूशंस का। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज जस्ट ए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन गिवन टाइम। तो ये यूनिटलेस नंबर है, यस, दिस इज जस्ट ए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो ये हो गया n = नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन टाउ = 10 raised to power -8 सेकंड। क्लियर? सो दिस इज ऑप्शन सी। तो आप लोग कह रहे हैं आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आप एक सेकंड के लिए बता रहे थे, और यहाँ लाइफ कितनी है उसकी, उस स्टेट की 10 raised to power -8 सेकंड। एक सेकंड का बहुत स्मॉल पार्ट है, स्मॉल फ्रैक्शन है ये। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ 7th लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज के 7th लाइन का वेवलेंथ। ट्रांजिशन फॉर 7th लाइन, ट्रांजिशन फॉर 7th लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज के 7th लाइन का वेवलेंथ निकालना है। ट्रांजिशन क्या होगा? NI और NF वैल्यूज, यस 9 to 2, डिफरेंस 7 होना चाहिए। दोनों नंबर्स का डिफरेंस 7 होना चाहिए। 7th लाइन के लिए डिफरेंस 7 होना मस्ट है। 8th लाइन के लिए डिफरेंस 8 होता। तो आप जानते हैं NF की वैल्यू 2 होती है, NI की वैल्यू 2 + 7 9 हो जाएगा। देयरफॉर 1/λh 7 मैंने लिख दिया। चलो अब इसमें ये देखने जाए कि कौन सा सिंबल है, 7th लिख दिया। R infinite मल्टीप्लाइड बाई 1/2² - 1/9²। so this wavelength, this is equal to 81 - 4/81 multiplied by 4, सॉरी ऊपर रहेगा 81/4 और नीचे 81 - 4। 81 multiplied by 4 divided by 81 - 4 multiplied by 1.09737 10 raised to power 7 मीटर इनवर्स। तो ये R infinite यहाँ डिवाइड हो जाएगा, है ना, R infinite डिवाइड हो जाएगा 1/R infinite। ये आ गया 383.4 नैनोमीटर। यहाँ नैनोमीटर में पूछ रहा है आंसर, सो ये वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 383.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, नैनोमीटर में बता दीजिए आप। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए करेक्ट बोल रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट बोल रहे हैं इसमें। हाँ, आप 383 ले सकते हैं, 384 ले सकते हैं, मैं भी इसमें 383 ले लेता हूँ क्योंकि राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, राउंड ऑफ रूल नहीं अप्लाई हो पाएगा इसमें। राउंड ऑफ के लिए और भी डेसिबल प्लेसेस लिखने पड़ेंगे। So now next question, question number 3. The energy required to remove an electron from a singly ionized helium atom which in the n = 8 state, n = 8 में अगर इलेक्ट्रॉन है, so for helium plus, क्वेश्चन में है singly ionized means helium plus,
En is equal to minus 13.6 multiplied by 2 square upon n square electron volt. So this is minus 54 electron volt upon n square. So for n is equal to 8, n is equal to 8 के लिए E8 कितना होगा? minus 54.4 upon 8 square electron volt. The value is minus 0.85 electron volt. So इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, so you need plus 0.85 इलेक्ट्रॉन. तो ये बाइंडिंग एनर्जी n is equal to 8 की स्टेट की है. So this is the binding energy. That is, in order to remove an electron from this state, in order to remove an electron from n is equal to 8 state of helium plus, we need energy equal to 0 minus 0.85 electron volt plus 0.85 electron volt. So minus 0.85 निगेटिव में है पहले से ही, अब ये 0 तक जाना है, तो फाइनल स्टेट की एनर्जी 0, इनिशियल स्टेट जो n इक्वल टू 8 है उसमें एनर्जी है माइनस 0.85, दोनों का डिफरेंस 0.85 हो जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहां पर था? n इक्वल टू 8 में. फाइनली इसको कहां ले जा रहे हैं आप? n इक्वल टू इनफाइनाइट में. इनफाइनाइट और 8 उल्टा सीधा हो जाता है ना, इसलिए. तो ये हो गया इनफाइनाइट, n इक्वल टू 8 से ले गए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो कितनी एनर्जी चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड है E इनफाइनाइट माइनस E8. तो ये हो गया E इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, E8 इज इक्वल टू माइनस 0.85. तो दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाएगा. तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना है? 0.85. यस, 0.85. चलिए इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे. 8 से इनफाइनाइट, 8 में माइनस 0. ठीक है, सो ऑप्शन हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ असाइनमेंट 1. The momentum of photon emitted by a hydrogen atom making a direct transition from an excited state n is equal to 10 to the ground state. So for transition n is equal to 10 to n is equal to 1. For transition this, the energy of photon इसको एनर्जी ऑफ फोटॉन को लिखेंगे E of photon is equal to E10. E10 लार्ज एनर्जी रहेगी, E10 में ग्राउंड स्टेट एनर्जी लोअर है, माइनस में वैल्यूज है इसलिए, तो E10 माइनस E1. ओके, तो ये हो गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 10 स्क्वायर. ये लार्ज एनर्जी है, माइनस लोअर एनर्जी कितना है? ग्राउंड स्टेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 स्क्वायर. सो नाउ दिस इज 13.6 multiplied by 1 upon 1 square minus 1 upon 10 square. तो ये वैल्यू आ जाएगी एनर्जी ऑफ फोटॉन. तो अब हम एनर्जी ऑफ फोटॉन से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और साथ में मोमेंटम निकाल सकते हैं. तो फोटॉन का मोमेंटम आपको बताना है, तो यह हो गया 13.6 into 99 upon 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो नाउ दिस इज 99 by 100, 1 minus 1 upon 10 स्क्वायर. इसकी वैल्यू आप देख लेंगे और इससे आप मोमेंटम बताना है, फोटॉन का मोमेंटम क्या होगा. सो नाउ द मोमेंटम ऑफ फोटॉन मासलेस होता है, रेस्ट मास 0 है. मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू P. मोमेंटम ऑफ फोटॉन P इज इक्वल टू E by C. E ऑफ फोटॉन, यस, E by C. एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू पीसी हो जाएगा, मासलेस पार्टिकल है, फोटॉन इज मासलेस, रेस्ट मास 0. सो E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर m नॉट C रेज़ टू पावर 4 वाला यूज करेंगे फार्मूला. E ऑफ फोटॉन डिवाइडेड बाय C एंड दिस मींस 13.6 into 1099 upon 100 multiplied 1.6 into 10 raised to power minus 19 divided by speed of light 3 into 10 raised to power 8. So now calculate this value of momentum. तो मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही है? 7.2 into 10 raised to power
19 8 27 हो जाएगा, तो -27 kg मीटर पर सेकेंड। यस, तो आपने ये कैलकुलेशन बहुत इजीली कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये मासलेस है। मासलेस ना होता तो आप नहीं बता सकते थे। 7.18 आएगा, उसको हम लोग 7.2 लिख पाएंगे। तो मैं 7.18 लिख देता हूँ, आप उसको ऑप्शन में 7.2 वाला ऑप्शन चूज कर पाएंगे। 7.18। तो नाउ दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई डाउट होगा तो आप लोग क्लास के बाद पूछ लेना। तो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन में मेंशन है एन एक्सीलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड्स ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। क्या करता है, एक एक्सीलरेटेड बीम है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि एक सैंपल है हाइड्रोजन का। आप हमें असाइनमेंट, ये आप रिसेप्शन पे फोन करके बोल देंगे तो असाइनमेंट वहां एप्लीकेशन में आ जाएगा, ऐप में। ठीक है, ऐप में ये क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिया जाएगा। de Broglie का फार्मूला मत अप्लाई करिए, de Broglie मैटर वेव के लिए होता है। de Broglie में मोमेंटम निकालना उससे भी हो जाएगा हालांकि, लेकिन डायरेक्टली आप जो फार्मूला अप्लाई करते हो E इज इक्वल टू E स्क्वायर P स्क्वायर C स्क्वायर, ये अप्लाई करते हो। मास लेस है तो m0 0 हो जाएगा, E इज इक्वल टू PC और P इज इक्वल टू E बाई C। अब de Broglie वाले में कंफ्यूजन क्या आता है, वहां स्पीड ऑफ लाइट लें कि ना लें। de Broglie वाले में स्पीड ऑफ लाइट लें कि नहीं, हाँ उससे आ जाएगा, लेकिन वहां स्पीड ऑफ लाइट मेंशन करना पड़ेगा कि मोमेंटम P निकालने में अच्छा वीडियो नहीं चलता, हो सकता है स्पीड आपका इंटरनेट का उतना अच्छा ना रहता हो, इसीलिए वीडियो रन नहीं हो पाता हो। वीडियो रन वैसे करता है ऐप में। तो नाउ क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन में है एन एक्सीलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड्स ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर एक वर्ड मेंशन कर दो, इन ग्राउंड स्टेट। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। तो क्या करता है एक्सीलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अच्छा ऐप में नहीं चलती है, देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा क्यों नहीं चलती। रिसेप्शन पे कॉल करके मैनेजमेंट से आप पूछ सकते हैं कि क्यों वीडियोज में कुछ प्रॉब्लम आता है, क्या इशूज हैं, वो रिजॉल्व हो जाएगी, आप ही लोग बताएंगे। अच्छा अंकित दास लिख रहे हैं चलता है, लक्ष्मी नहीं चलता आपका, लक्ष्मी आप पूछ लीजिएगा एक बार क्या इशूज हैं। सो नाउ एक्सीलरेटेड बीम को देखते हैं। पास्टन सीरीज आप पूछ रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज की फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन कहां से होगा? फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज दैट इज n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3। ओके, सो एक्चुअली आपको n इज इक्वल टू 4 की रिक्वायरमेंट है, और अगर ग्राउंड स्टेट है कहीं n इज इक्वल टू 3, यहाँ पर कहीं मान लो n इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ कहीं पर इस जगह पर n इज इक्वल टू 1 है। तो पास्टन सीरीज लाइंस कब एमिट होती है? जब पास्टन सीरीज लाइन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी रहे। तो लाइंस पास्टन सीरीज की मिलने का मतलब है ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस टू दिस। ये ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 3 तक का। अब ग्राउंड स्टेट में अगर हाइड्रोजन सैंपल होगा, उसे कितनी एनर्जी से आप ऑब्जर्व कराओगे, कितनी एनर्जी उसमें ऑब्जर्व कराओगे? तो मान लो फोटॉन आता है और फोटॉन आकर के इंटरैक्ट करता है, तो फोटॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि ग्राउंड स्टेट के हाइड्रोजन एटम्स को वो एक्साइटेड स्टेट में थ्रो कर पाए, जिससे कि पास्टन सीरीज एमिट हो। और उसमें भी पास्टन सीरीज की पहली लाइन तो कम से कम मिले हमें। तो इस केस में ग्राउंड स्टेट का -13.6 एनर्जी होता है। उस इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट या n इक्वल टू 4 में, तो हमें इलेक्ट्रॉन को कम से कम फोर्थ में तो ले जाना पड़ेगा, कम से कम फोर्थ में ले जाना पड़ेगा, या उससे ज्यादा करोगे तो भी चांसेस रहेंगे, बट एटलीस्ट मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस की जहां तक बात है, तो हियर लेट द एनर्जी ऑफ accelerated electron is EV, where V is potential। तो अगर हम EV मान ले रहे हैं, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, V है पोटेंशियल। अब ये EV ऐसा नहीं कि एनर्जी का यूनिट है, दिस इज V इज पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इतनी एनर्जी जो EV आपने दिया है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को, वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का पूरा एनर्जी अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर ले, एक बीम आ रही है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की, अगर पूरा एनर्जी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन से ऑब्जर्व करके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इक्वल टू EV, तो अब क्या होगा, इस एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 4 में जंप कर जाए। तो
उससे वो पार्सन की फर्स्ट लाइन एमिट कर सकता है। सो देयरफॉर EV इज इक्वल टू E4 माइनस E1। देखते हैं E4 की वैल्यू क्या होती है, -13.6 अपॉन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पार्सन सीरीज एमिट हो रही है उसको देखकर हमने यहाँ बनाया। एक बार अभी सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ क्या इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर से एक बार इसको सोल्यूशन देखिए, -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा जा रहा है कि इस मिनिमम डिफरेंस से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया जाए जिससे कि वो जाए और ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स को n = 4 में पहुंचा दे। तो कितनी एनर्जी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के पास होगी, दैट EV मान लिया। अब ये EV कितना होगा, EV इज सफिशिएंटली इक्वल टू E4 माइनस E1। तो E4 माइनस E1 के बराबर एनर्जी आप अगर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को दोगे तभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से 4th में जाएगा और 4th से 3 में आते समय वो पार्सन लाइन एमिट करेगा, पार्सन सीरीज फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो इस एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि कितना मिनिमम एनर्जी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के पास होना चाहिए। सो दिस इज -13.6, आप करते हो 13.6 डिवाइडेड बाई 16, ये आता है -0.85 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 13.6, तो वैल्यू हो जाएगी प्लस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एनर्जी कितनी आई, देयरफॉर वोल्टेज हो जाएगा 12.75, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। आप ध्यान देना EV के साथ जो वोल्ट लगता है वो है यूनिट, और जो यहाँ कैपिटल V लिखा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, दिस V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस V इज जस्ट ए यूनिट। यस, E1 एक्चुअली नेगेटिव है, E4 भी नेगेटिव है, तो जो ज्यादा नेगेटिव होता है वो ज्यादा कम होता है और जो लेस नेगेटिव होता है वो ज्यादा लार्ज होता है। रुचि, E1 से E4 तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट मींस E4 इज ग्रेटर, E1 इज लेस। ओ 75 है, सॉरी 73 नहीं होगा, 75। सो 12.75 यहाँ वोल्टेज आ जाएगा, आंसर ए कर सकते हैं आप। ठीक है, तो रुचि इसमें नेगेटिव का इफेक्ट है इसीलिए E4 माइनस E1 किया, नॉट E1 माइनस E4। तो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें पार्सन सीरीज की लाइन मिल रही है, फर्स्ट लाइन। अगर यही दूसरी लाइन सेकंड लाइन भी बोला होता तो भी हम लोग यही करते, पार्सन सेकंड लाइन भी बोलता तो ट्रांजिशन कौन सा होता, ट्रांजिशन ये वाला हो जाता। उस केस में भी यहीं तक इलेक्ट्रॉन लाना पड़ता है n = 4 तक। तो n = 4 तक इलेक्ट्रॉन को ले आने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी ऑब्जर्व करानी पड़ेगी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ इस केस में हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में बैठा हुआ है, n = 1 में। उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, वो एक्साइटेड स्टेट n = 4 में चला जाए तो कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए। तो एक एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, धक्का मिला उसको, पुश मिला, वो तुरंत n = 4 में चला गया। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, कहां से एनर्जी मिली, जैसे आते हुए आप जमीन पर खड़े हुए हैं, सडनली कोई स्पीड से आए टकरा जाए आपसे, तो कोई आकर स्पीड से टकरा जाएगा आपसे तो आप मोशन में आ जाएंगे और हो सकता है वो रेस्ट में आ जाए। तो बहुत हाई स्पीड से यहाँ पर कोई हाई एनर्जी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक्सेलरेशन में है, उसने अपनी सारी एनर्जी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन को दे दी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन n = 4 में चला गया और जाने के बाद वहां से उसने पास्टन का पहला लाइन एमिट किया। हाँ, 5th में ले जाना पड़ेगा, यस, n = 5th में ले जाना पड़ेगा, सही बात कह रहे हैं। मैंने जो अभी यहाँ बनाया था वो पामर सीरीज का सेकंड लाइन लिखा था, ये पामर सीरीज की सेकंड लाइन। ओके, अरे भाई मैं कितनी बार बताऊं कि ये वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, लिखा है वर्ड, लैंग्वेज तो पढ़ा करो, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये है वोल्ट, वोल्टेज का वोल्ट यूनिट होता है और पोटेंशियल का V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में अंतर है। हाँ जी, क्लास ओवर हो गया तो क्लास नहीं चलेगा, टाइम हो गया है, 4:02 हो गया, यस क्लास ओवर। तो किसको पूछना था अभी, पूजा, समझ में आया। एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है और एक तरफ लिखा है वोल्टेज, दोनों काट मत देना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में V होता है वोल्ट यूनिट, और जब EV लिख रहा हूं तो V मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत बार करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, so now class is over, thank you students। प्रॉब्लम्स का स्क्रीनशॉट लेना है। अरे आप लोग कितना ये सब करते हैं, क्या हुआ राहुल? अच्छा, आप अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें जिसको पूछना है। सर, जो आपने ये कहा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, हाँ? वो आपके केस में किसके इक्वल होगी? मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का एक्सप्रेस हेलो, लास्ट क्लास में पूछा था। हाँ बताएं, बोलिए। फ्रीक्वेंसी की हेलो, आपने वहां पे हाँ जी, बोलें बोलें आप। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो फिर अलग-अलग क्वांटिटी के रूप में पढ़ते हैं इनको। आप बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अब आप बताइए मुझे, ये तो बेसिक है ना, ये तो हम लोग क्लास में डिस्कस इसलिए करते हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे थे। आप बताइए V = R ओमेगा में ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा = V/R कर दिया और उसके बाद F निकाल लिया। F क्या निकाला? V/2πr निकाला। अब ये V क्या है, ओमेगा क्या है?
फ्रीक्वेंसी हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और राहुल चौधरी ये 2 पाई कहां से आ गया? हाँ जी, ये 2 पाई कहां से आ गया सर? 2 पाई मैंने ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी लिखने में। F equal to 2 pi ओमेगा ना, F equal to 2 pi ओमेगा, so ओमेगा equal to 3/2 pi ओमेगा। देखो क्वेश्चन 1 दिखाएंगे। सर 2 पाई क्यों इक्वल होता है? 2 पाई क्या मैं म्यू ना लिखूं एफ लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है के लिए? ओमेगा बाय 2 पाई आ जाएगा एफ की वैल्यू एंड ओमेगा bn बाय r। हां ओमेगा 3/2 ओमेगा। अरे आप हेलो सर। हाँ जी बोलो सर यही असाइनमेंट का जितना भी आपने करवाया है इतना ही है कि और भी है असाइनमेंट? क्या क्वेश्चन असाइनमेंट 1 हाँ 45 48 तक आएगा। अभी एक दो क्वेश्चन कराया है भाई मैंने, हाँ ठीक बस है। बाद में नहीं फंसे हुए ना। अभी तो हम लोग एक बाउंड्री पर हैं। क्वेश्चन शुरू हुआ है अभी रिसेंट, 55 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हेलो तक। सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं आज जुड़ रहा हूँ तो पहले क्लास में सर आपने बोला था कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल टू कूलम्स फोर्स रहता है। लेकिन सर अगर सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में रोटेट करना होगा तो सर उस पे नेट फोर्स 0 होगा तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो सर उसका सेंट्रीफ्यूगल जी सर मतलब सर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वल होना चाहिए तभी तो वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा। नहीं तो वो तो सर तो एक टेंशन रहेगा ही। जी सर नहीं होगा अगर तो वो तो आके न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो सर वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है सर? किसको? इलेक्ट्रॉन को सर। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मतलब उस साइड पे मतलब ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि कूलम फोर्स से मिलता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे बैलेंस होता है सर? सेंट्रीफ्यूगल आपने पढ़ा है पहले कभी? जी सर। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल? सर जैसे कि सर्कुलर मोशन में अगर मान लो हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने एक मान लो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। अब इस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए इसको एक रेडियल थ्रस्ट बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ जो कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जब भी ये मोशन करेगा अगर सेम रेडियस में है दैट मींस कि ये बैलेंस स्टेट में स्टेबिलिटी है। इस पर दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं ना? जी सर। कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन करेगा तो दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक आपने बोला सेंट्रीफ्यूगल और एक बोला कौन सा? सेंट्रीपिटल। जी सर। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसमें एक अट्रैक्शन है और एक है सेंट्रीफ्यूगल जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो v² जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स देता है इसको। जी सर। जो फोर्स है वो है v²/r और ये वैल्यू इक्वल हो जाती है 1/4π Q1Q2/r² के। अब इसमें आप पूछ रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल मिला कहां से, है ना? जी सर। आपका क्वेश्चन यही है ना? जी सर। ये सर वैसे आप मुझे एक बताएं कि अगर इस तरह का कोई सर्कुलर मोशन होता है तो जी बाहर की तरफ थ्रो होने के लिए उसके बाद कोई टॉर्क लगता है कि नहीं लगता? लगता है सर। लगता है। जी सर। वो टॉर्क लगने के लिए जब मोशन होता है तो आपने सेंट्रीफ्यूगल में कहीं ऐसे m ओमेगा क्रॉस ओमेगा r का सम करके ऐसे किया होगा, फार्मूला कहीं सेंट्रीफ्यूगल और स्यूडो फोर्सेस का पढ़ा होगा, है ना? जी सर। जी से रिलेट कर लेते हैं हम लोग भी इसको। उसमें ओमेगा क्रॉस r कुछ होता है ऐसे माइनस जी इसी से आ जाएगा ये। और सर वहाँ पे भी टॉर्क लगता है ना मोशन के लिए मोमेंटम से रिलेटेड। हाँ सर लगता है सर। मोमेंटम और से एंगुलर मोमेंटम इन सबसे रिलेटेड एक टॉर्क फोर्स बनता है dj/dt शायद टाउ के बराबर ऐसा कुछ होता है। तो ये टॉर्क से रिलेट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल तो। सर और वहाँ पे और एक भी स्टेटमेंट वहाँ पे बोला गया है कि जब वो रोटेट करता है किसी पर्टिकुलर रेडियस में तो एनर्जी वो एमिट नहीं करता है। जी हाँ, एमिट नहीं करता। ऑलवेज वो एक्सीलरेटेड मोशन में है बट एनर्जी डू नॉट रेडिएट। हाँ सर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो सर उसका मोमेंटम रेगुलरली चेंज हो रहा है और जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि एनर्जी कुछ ना कुछ तो चाहिए सर, नहीं तो मोमेंटम हम चेंज नहीं कर सकते। एनर्जी रेडिएशन क्योंकि वो डिपेंड जिस पे कर रहा है एनर्जी का जो कैलकुलेशंस किया एक्चुअली यहाँ एनर्जी की वैल्यूज की जो बात करते हैं वो एंगुलर वेलोसिटी अगर बात कर रहे हैं लोग कि अगर मान लो एक्सीलरेट जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, अगर मान लो मोमेंटम इधर है ये मोमेंटम इधर है मोमेंटम इधर है इसकी वजह से लगता है कि हां एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सीलरेटेड मोशन इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है ना सर। तो मतलब एक्सीलरेशन उसका जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको एक्सीलरेट करा जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी बिल्कुल। सर एक बार स्लाइड्स 1 बाय 1 बैक कर दीजिए। एक राहुल चौधरी कहां गए? राहुल हेलो हां जी बोलें सर, एक बार स्लाइड्स बैक कर दीजिए। हां राहुल अपना अनम्यूट करके पूछिए। अभी क्लियर हुआ आपको एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का? वेलोसिटी होता है एंगुलर वेलोसिटी का, उसका यूनिट होता है पर सेकंड ही, हर्ट्ज में ही होता है वो भी। तो मैं ऐसे पूछ रहा था जैसे कभी-कभी क्वेश्चन में आरपीएम दिया होता है जैसे राउंड्स पर मिनट वो अपन ओमेगा लेते हैं और किसी में रेडियन पर सेकंड दिया होता है उसको उसकी जगह थोड़ा काम में ले लेते हैं ओमेगा। तो ये रेडियन क्या होता है? रेडियन पर सेकंड है ना? ये भी तो ओमेगा ही होता है ना जैसे। हां ये भी ओमेगा ही है। राउंड्स पर मिनट की जगह थोड़ा काम में ले लेंगे उसको। ये राउंड पर मिनट लेते हैं ना, पर यूनिट सॉरी पर मिनट पर सेकंड। तो ये जो राउंड वाला है एक्चुअली रेडियन तो कोई नहीं मानते ना हम लोग। हां रेडियन पर सेकंड कहां लिखा हुआ दिखा था ये बताएं आप। ये ओमेगा नहीं आता क्या? एंगुलर वेलोसिटी ये d थीटा बाय dt होता है ना, इसलिए लिखते हैं इसको। हां d थीटा बाय dt। वहां एक्चुअली पूरा रोटेशन नहीं होता है ना, d थीटा कोई एंगल होगा तब रेडियन होगा। अब जब पूरा का पूरा एक 90 पर घूम 360 राउंड हो गया तब ये राउंड पर सेकंड लिखेंगे।
समझ गए? तो सर ये आर्क के लिए ही होगा ना डी थीटा बाय dt? जी हाँ, ये डी थीटा एक्चुअली कोई एंगल से चेंज हो रहा है। मान लो 10 डिग्री या चेंज कोई हुआ आर्क सर? या 20 डिग्री चेंज हुआ, तो 10-20 डिग्री के लिए आप रेडियन पर सेकंड लिखोगे, और लेकिन जब एक पूरा राउंड हो गया सर्किल पर, तो पूरे राउंड के लिए तो आप राउंड पर मिनट लिखोगे ना, या पर सेकंड। क्लियर हुआ राहुल? ये कॉन्सेप्ट जैसे लीनियर वेलोसिटी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस नहीं होता कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम। एक्चुअली एक आप लिखते हो ओनली छोटे एंगल्स के लिए, एक बड़े एंगल्स के लिए डिफाइन करते हो, ओनली इतना ही कर सकते हो डिफरेंस। ठीक है, एक पूरे राउंड के लिए डिफाइंड है और एक छोटे एंगल के लिए, जैसे स्मॉल एंगल डी थीटा, तो उसमें एक में रेडियन लिख देते हैं, इसमें पूरा राउंड वर्ड लिखते हैं। दे आर सेम एक्चुअली। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करें तो दोनों सेम आता है। बस आपकी शक्ल लिख दीजिए। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। मैं स्टूडेंट्स को अपना स्लाइड वाइड जो देखने के लिए बोल रहे थे उनको बता देता हूँ। ये पहला स्लाइड ये है। जो पूछने वाले अपने आप को अनम्यूट करें। विशाखा शाह। ये सर एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। दूसरा स्लाइड है ये। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है, इसका मतलब कम से कम 45 क्वेश्चन तो होंगे ही। ये 33 लिखा हुआ है तो 33, 45। नेक्स्ट 47। इसके बाद ये एमिशन स्पेक्ट्रा पर बात करते हैं आज। और मॉडल हाँ 52-55% लगभग होंगे। अभी ट्राई नहीं करता, बट एक डिफरेंस पर होगा। इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2-3 क्लास होगी तो सिर्फ एक क्लास हो सकता है, ठीक है, या फिर वन डे बैक गैप करके भी होगा, एक गैप करके भी हो सकता है चांस। लगभग रेगुलर ही रहेगा। अभी दोनों बैचेज मर्ज हो गया है तो अभी रेगुलर चलना चाहिए। क्या पे करियो मैं दोनों एम्प्टी प्रोडक्ट पाइछु कौन सा है ମୁଁ ତ ନାଚ ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିଛି छी 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 हो गया। सो आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। सर सतवां क्वेश्चन नंबर 7 करा दिए क्या अभी? नहीं, कराया नहीं है। अच्छा सर, मुझे असाइनमेंट चाहिए पूरा। असाइनमेंट पूरा आप एक बार रिसेप्शन पे फोन करके बोल देंगे, ऐप में आ। ठीक है सर। हां, ऐप में आ। सर आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप है? क्या मतलब, नहीं समझा मैं। टेलीग्राम ग्रुप सर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे पूछें? व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह? व्हाट्सएप ग्रुप तो अब स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, उसमें मुझे भी डाल देते हैं उस वाला ग्रुप में। वैसे मैंने कोई ऐसा आपकी क्लास के रिकॉर्डिंग नहीं बनाया है कोई ग्रुप का। अच्छा, आप लोग नंबर ले सकते हैं किस कोई सर नंबर दे दीजिए सर। हाँ, नंबर दे दीजिए। तो आप लोग पूछ सकते हैं, बट मैक्सिमम चीजें क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ये नंबर है मेरा 9418929944। एक मिनट सर। हां ओके जी, वेलकम। ठीक है, क्लास ओवर है। कुछ और पूछना है तो बताएं। सर किस नाम से सेव करें आपका? राहुल के नाम से सेव कर लो। सर आपका नाम नहीं जाता? मेरा नाम राहुल डॉक्टर रोहित सिंह है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मीटिंग एंड। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, आगे फर्दर डिस्कशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाएंगी।